हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है और आगे पूछे जाने की बहुत संभावना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप किस तरह से आंसर लिखेंगे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। तो देखिए, शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को उसके प्रशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है और इसे अक्सर अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का अग्रदूत भी कहा जाता है। शेरशाह ने किसानों के हित और राज्य की आय बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे आपको उद्देश्य बताया जा रहा है, नोटिस करिएगा कि शेरशाह ने किसानों के हित के लिए और राज्य की आय बढ़ाने के लिए भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया और शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था उसके प्रशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और इसे अक्सर अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का अग्रदूत भी कहा जाता है। शेरशाह ने किसानों के हित और राज्य की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। आइए इन सुधारों को विस्तार से देखते हैं। देखिए, मैंने टॉपिक वाइज लिखा है ताकि आपको समझ भी आए और आपको भी एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह लिखना है। देखिए, पहला है भूमि संरक्षण का वर्गीकरण। ठीक है, तो गज-ए-सिकंदरी का उपयोग, ये हमारा पहला हेडिंग, गज-ए-सिकंदरी का उपयोग। शेरशाह ने समस्त भूमि की माप गज-ए-सिकंदरी नामक इकाई से करवाई, जिसमें 39 खाने होते थे। यह माप भूमि की सही स्थिति जानने और कर निर्धारण में समानता लाने के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, और भूमि का वर्गीकरण किया, ये हमारा दूसरा हेडिंग है। तो मापी गई भूमि को उसकी उर्वरता यानी कि उसकी उपज क्षमता कितनी है, ठीक है, के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया। अब ये वे 3 भाग कौन थे? तो एक था उत्तम, दूसरा था मध्यम और तीसरा था निम्न। अब आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने थोड़ा और सरल भाषा में राई प्रणाली। तो प्रत्येक प्रकार की भूमि में खरीफ और रबी की फसलों की औसत उपज का अनुमान लगाया गया। इसके लिए राई नामक एक फसल दर सूची तैयार की गई, जिसमें विभिन्न फसलों की उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो आगे देखिए, हमारा दूसरा है भू राजस्व की दर। ठीक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, भू राजस्व की दर। तो देखिए, इसके अंदर का पहला टॉपिक होगा उत्पादन का 1/3 भाग सामान्यतः। ठीक है, तो भू राजस्व का उपज 1/3 भाग निर्धारित किया गया था, यानी कि देखिए, किसान की कुल उपज का 1/3 हिस्सा जो था वो राज्य को कर के रूप में, कर, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको कर का मतलब तो पता ही होगा, पर फिर भी मैं बता दूं कि कर यानी टैक्स। ठीक है, तो टैक्स के रूप में दिया जाता था। ठीक है, दूसरा हेडिंग होगा मुल्तान में अपवाद। तो देखिए, मुल्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में जहां की परिस्थितियां अलग अलग थीं, भू राजस्व की दर का 1/4 भाग कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए तीसरा हेडिंग है नकद या फसल के रूप में भुगतान। तो किसानों को यह विकल्प दिया गया था कि वे भू राजस्व का भुगतान नकद यानी मुद्रा में करें या फसल के रूप में करें, वो दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। हालांकि नष्ट होने वाले उत्पाद जैसे सब्जियां, वेजिटेबल्स पर मालगुजारी केवल नकदी में ही ली जाती थी। ठीक है, तो सब्जियां जैसे जो चीज़ें नुकसान हो जाती हैं उसमें सिर्फ नकद में। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं है। शेरशाह ने किसानों को नकदी में भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड टॉपिक हेडिंग है आपका पट्टा और कबूलियत की प्रथा। तो देखिए, पट्टा हमारा इसमें होगा हेडिंग। तो देखिए, शेरशाह ने पट्टा नामक एक लिखित दस्तावेज की शुरुआत की। यह पट्टा सरकार और किसान के बीच एक समझौते का कार्य करता था। ठीक है, एक समझौता होता था जिसमें किसान की भूमि का विवरण, उसके प्रकार और उस पर देय भू राजस्व की स्पष्ट जानकारी दर्ज होती थी। इससे किसानों को अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के धोखे से बचाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग होगा कबूलियत। पट्टे के बदले किसान कबूलियत नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता था, जिससे वह स्वीकार करता था कि वह निर्धारित कर का भुगतान करेगा। इस प्रथा से किसान और सरकार दोनों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। ठीक है, तो ये था पट्टा और कबूलियत की प्रथा। अगला है, तो ये सब किसके अंतर्गत है, अभी हम आगे भी देखेंगे, पर ये सब किसके अंतर्गत है? तो शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था है ये सब।
ये सब भू राजस्व व्यवस्था में उसने क्या क्या कार्य किए उन सबको मैं हेडिंग वाइज बता रही हूँ, ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था में पहले क्या हमने देखा, उसने क्या किया, तो भूमि का सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया। कैसे किया वो भी हमने इसके अंदर देख लिया। अब आगे उसके बाद हमने देखा कि भूमि राजस्व की दर उसने कैसे निर्धारित की, तो अभी हमने वो देखा। अब हम देखेंगे कि हमने ये भी देख लिया कि पट्टा और कबूलियत की प्रथा उसने की, तो कैसे की। अब हम देखेंगे अतिरिक्त शुल्क और कर। तो अतिरिक्त शुल्क और कर में क्या था, तो पहला हेडिंग होगा जरीमाना। तो इसका अर्थ होता है सर्वेक्षण शुल्क, ठीक है। तो भूमि सर्वेक्षण के लिए 2.5% का सर्वेक्षण शुल्क जरीमाना के रूप में लिया जाता था, ठीक है, सर्वेक्षण शुल्क के रूप में, ठीक है। जरीमाना यानी सर्वेक्षण शुल्क। मुहासिलाना, ठीक है, तो ये कर वसूली शुल्क था, ठीक है। तो भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को वेतन देने के लिए मुहासिलाना नामक कर भी लिया जाता था। तीसरा है अकाल और आपदा में राहत। शेरशाह ने यह सुनिश्चित किया कि अकाल, सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय किसान को राजकीय खजाने में उचित सहायता और सब्सिडी प्राप्त की जाए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रशासनिक ढांचा और अधिकारियों की भूमिका। देखिए अहमद खां की भूमिका। तो शेरशाह ने अहमद खां नामक एक अधिकारी को भू राजस्व प्रशासन का निरीक्षण करने का अधिकारी बनाया, ठीक है। रैयतवाड़ी प्रणाली, ये तो आपने कई बार सुना होगा। तो देखिए ये क्या था कि शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसका अर्थ है कि राज्य का किसानों से सीधा संबंध था। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई और किसानों का शोषण रुका। नेक्स्ट है कठोरता और लचीलापन। शेरशाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि भू राजस्व का निर्धारण करते समय लचीलापन दिखाया जाए, लेकिन उनकी वसूली सख्त रूप में की जाए। उसका उद्देश्य था कि किसान पर अनावश्यक बोझ न पड़े, लेकिन राज्य की आय सुनिश्चित हो। ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन। शेरशाह ने कुशल और ईमानदार राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत करने के नियम बनाए, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ी। अब आगे है कि प्रभाव, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के प्रभाव। तो शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था में कृषि उत्पादन में वृद्धि की, किसानों को सुरक्षा प्रदान की और राज्य की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि बाद में अकबर ने भी अपने वित्त मंत्री टोडरमल के माध्यम से इसमें कुछ सुधारों के साथ इसे अपनाया, जिसे टोडर प्रणाली भी कहते हैं या जब्ती प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने भारतीय भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और स्थायी विरासत छोड़ी।